हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमने सेंसिबल हीट के बारे में आपको बताया है। सेंसिबल हीट क्या होता है कि अगर आप किसी लिक्विड को जैसे मान लो हीट कर रहे हो, तो अगर आप हीट दे रहे हो तो आपकी हीट जो टेम्परेचर राइज में जा रही है उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट, और हम फॉर्मूला यूज करते हैं MS डेल्टा टी। अब ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसमें S क्या होता है? इसमें S होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इधर देखो बच्चे, बट ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ लिक्विड और सॉलिड्स के लिए यूज किया जा सकता है। गैसेस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। रीजन बीइंग क्या है कि गैसेस में फर्क आ जाता है। गैसेस आमतौर पर मास में मेजर नहीं की जाती, गैसेस नंबर ऑफ मोल्स में मेजर की जाती हैं। किस में मेजर की जाती है? नंबर ऑफ मोल्स। जैसे आपसे पूछेंगे गैस कितनी है, तो आमतौर पे ऑल्दो केजी में भी यूज कर सकते हैं, बट हम कहते हैं जैसे गैस 2 मोल है, 3 मोल्स है, तो गैस के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। तो गैस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? गैसेस के लिए हम यूज करते हैं Q = NC डेल्टा टी। अब ये क्या क्या चीजें चेंज हो गई इसमें देखो बच्चे। पहले यहाँ मास हुआ करता था सॉलिड या लिक्विड के लिए, गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स हो गया है। C जो है वो क्या है? यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। क्या हो गया? मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या फर्क होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर केजी पे डिफाइन या पर ग्राम पे डिफाइन की जाती है, मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल पे डिफाइन की जाती है, और डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ MS है, यहाँ क्या है? NC है। यहाँ पर मास था, यहाँ क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल। गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स हम लेते हैं। अब देखो जी, जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो इसके बाद एक दो चीज़ें समझना और ज़रूरी है। जैसे गैस की हीटिंग कैसे की जाती है। अगर आपको गैस को गर्म करना है तो गैस को गर्म करने के दो तरीके होते हैं। आप जब खाना भी बनाते हो तो 2 तरीके से खाना बनाते हो, ढक्कन ढक के, क्लोज्ड और ओपन, क्लोज्ड एंड ओपन, 2 तरीके हैं। क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट खर्च होगी? अगर आपको खाना बनाना है, क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट खर्च होगी या अलग अलग होगी? ढक्कन ढक के बनाओगे, किस में कम हीट खर्च होती है? क्लोज्ड में। देखो अच्छा, जब हम इस कंटेनर को क्लोज कर देते हैं, इसे कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम या V = कांस्टेंट। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों? जब हम इसको क्लोज कर देते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो अच्छा, अब एक्चुअली क्या किया, इसके अंदर जो गैस है अब ये ना बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है। तो गैस का जो रीजन है, एक वॉल्यूम का जो रीजन है वो फिक्स्ड हो गया है। अब गैस इसमें ना एंटर कर सकती है ना बाहर जा सकती है, वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम हो गई है, इसे कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप ढक्कन ओपन करके खाना बनाते हो तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर। क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्रेशर। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं बताते हैं। देखो अच्छे, एक्चुअली जब आप जैसे खाना बना रहे हो तो यहाँ ऊपर जो प्रेशर है वो किसका प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वो हमेशा ऊपर प्रेशर सेम ही रहेगा। तो अगर आप ओपन सिस्टम की बात करते हैं, जो ओपन सिस्टम होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और जो क्लोज सिस्टम होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। अब दोनों में अगर आप हीट करोगे और मान लो दोनों में आपको सेम टेम्परेचर राइज करना है, जैसे खाना बनाना है दोनों में, क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट खर्च होगी? किस में कम होगी, किस में ज़्यादा होगी? इसमें कम हीट खर्च होगी, इसमें ज़्यादा। तो इन दोनों के फॉर्मूले भी क्या सेम होंगे? नहीं, फॉर्मूले में थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। अब क्या फ़र्क आएगा? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NCV डेल्टा टी, और कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या हो जाएगा? NCP डेल्टा टी। CPCV क्या है? देखो अच्छा, यहाँ ये C होता है मोलर हीट कैपेसिटी, तो C तो मोलर हीट कैपेसिटी ही है, बट इसको पूरा लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पूरा लिखेंगे। और ये कांस्टेंट अलग अलग हो जाएंगे, CP और CV की वैल्यू डिफर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफरेंट होगी। और CP को क्या कहेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CP की वैल्यू ज़्यादा होगी या CV की वैल्यू ज़्यादा होगी? किस में ज़्यादा हीट लगेगी? CP ज़्यादा होगा। क्यों बच्चे बताओ? क्योंकि इस केस में ज़्यादा, अगर देखो N तो सेम है, नंबर ऑफ मोल दोनों में सेम है, टेम्परेचर सेम चेंज करना है, तो CP क्या होगा? ज़्यादा होगा CV से, तभी इसके अंदर ज़्यादा हीट खर्च होगी। अब एक्चुअल में क्या होता है? एक रिलेशन होता है CP - CV =
आर। तो हम ये भी देखेंगे, शायद केमिस्ट्री में देखा या नहीं देखा आपने, इसको मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। अरे सर ने अभी तो कहा तो जैसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हम कहें भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो हमारे पास एक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब इसे क्या कहते हैं बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, याद है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। देखो बच्चों होता क्या है कि देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। शायद आपको आइडिया हो किसी भी प्रोसेस में जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। हाँ, वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। जब आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इंट्रोडक्शन में पढ़ते हो तो किसी भी प्रोसेस का वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला यही होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। अगर वर्क डन जीरो होगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में Q की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हमने आपको लिखवाई थी, क्या होती है बच्चे बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस में Q क्या होता है बताओ, अभी अभी NCV डेल्टा टी। क्या होती है, NCV डेल्टा टी। तो यहाँ से पहली बार आप इंटरनल एनर्जी का या चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है NCV डेल्टा टी। क्या होता है, NCV डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो अच्छा, जैसे मान लो हम मेयर्स फॉर्मूला की बात करते हैं, CP माइनस CV इक्वल टू R। ये कैसे आता है, इधर देखो। देखो अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो ये फॉर्मूला आएगा। अगर किसी आप आइसोबारिक प्रोसेस की बात करो तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए थोड़ा सा ये हम लिखें, अगर यहाँ पर किसके लिए, आइसोबारिक के लिए। ठीक है, तो आइसोबारिक के केस में Q की जगह क्या आ जाता है बच्चों, अभी हमने आपको बताया था क्या होता है, NCP डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा U का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये डेल्टा U का फॉर्मूला तो आपने आइसोकोरिक प्रोसेस से डिराइव किया है। देखो बच्चे, ये जो डेल्टा U या चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला है, ये हर प्रोसेस के लिए क्या होता है, NCV डेल्टा टी ही होता है, याद कर लो। मतलब जैसे कोई वर्क डन वगैरह का अगर फॉर्मूला देखें तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग होता है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन अलग होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन होगा, आइसोथर्मल के लिए वर्क डन अलग होगा, हीट का फॉर्मूला अलग होगा। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हीट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, NCP डेल्टा टी। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हीट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, NCV डेल्टा टी। अभी बताया था ना आपको, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अलग होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए अलग होगा। हीट के फॉर्मूले अलग अलग होंगे, वर्क के फॉर्मूले अलग अलग होंगे। चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला सब जगह क्या होगा, सेम होगा। सब जगह क्या होगा, सेम होगा। क्या रहेगा, क्या रहेगा, NCV डेल्टा टी। अब फिर वर्क डन का फॉर्मूला कैसे लाएं, वर्क डन क्या लिखें। देखो अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन अलग अलग आता है। आइसोबारिक में अलग आएगा, आइसोकोरिक में अलग आएगा। अगर हमको आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है, क्या करना है बच्चों, आइसोबारिक का, तो आइसोबारिक का वर्क डन निकालेंगे। देखो बच्चे, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, आइसोबारिक। तो जो चीज कांस्टेंट होती है आप उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो। अगर P कांस्टेंट है तो P इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम में क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम ले लोगे। चेंज इन वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, चाहो तो आप इसे सिंप्लीफाई करके V फाइनल माइनस V इनिशियल, या फिर P डेल्टा V भी लिख सकते हो। तो अगर हम वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो ये हो जाता है P dV, P डेल्टा V। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। PV इज इक्वल टू NRT। अगर आप चाहो तो किसी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए इसको ऐसे लिख सकते हो, P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। अब मेरा क्वेश्चन ये आया, कोई बच्चा बताएगा मैंने इसको PV इज इक्वल टू NRT जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, पढ़ी होगी आपने, इसको मैंने लिखी तो यहाँ मैंने N और R पे चेंज क्यों नहीं लगाया और यहाँ P पे चेंज क्यों नहीं लगाया। सर R तो कांस्टेंट है। देखो अच्छे, इस ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, R क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर क्या है, आइसोबारिक है तो कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब है, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर एक साथ साथ चेंज होंगे। अब कई बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आया, इसको दोबारा से करके दिखाओ, तो हम आपको बताते हैं। एक काम करो, इसकी दो इक्वेशन लिखो, एक तो 1 वाली और एक 2 वाली, और दोनों को माइनस करो। कैसे, उधर दिखा देते हैं। देखो जैसे मान लो इनिशियली कंडीशन क्या थी, प्रेशर क्या था P, क्योंकि प्रेशर सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या थी V1, टेम्परेचर क्या था T1। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हो गई V2 और टेम्परेचर क्या हो गया T2। बाकी चीजें चेंज नहीं होने वाली, पता है ना आपको। नंबर ऑफ मोल्स और R और प्रेशर क्या रहेगा, कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं? P1 P2 ये देखो अच्छे, आइडियल गैस इक्वेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो होता क्या है कि आइडियल गैस इक्वेशन किस काम आती है, ये किसी भी टाइम पे ये बताती है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, कि पता है आप लोगों को। तो जैसे मान लो किसी एक टाइम पर जब वॉल्यूम V1 है तो टेम्परेचर क्या है T1 है, जब वॉल्यूम V2 है तो टेम्परेचर क्या है T2। बट ये जो हमने लिखी है इक्वेशन, ये प्रेशर को कांस्टेंट मान के लिखी है, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू यहाँ चेंज नहीं हो रही है, अच्छा तो V1 आइसोबारिक है। तो वॉल्यूम क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगी, और क्या चेंज होगा, टेम्परेचर। ठीक है। अब अगर इन दोनों को माइनस भी करोगे, क्या करोगे माइनस, तो आपको पता है यहाँ से P कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे क्या आएगा बताओ, P कॉमन V1 V2 माइनस V1, और यहाँ से क्या आ जाएगा NR T2 minus T1 कॉमन आ जाएगा नहीं, हाँ T2 माइनस T1। इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा P डेल्टा V NR डेल्टा T। ठीक है। अब हम ये क्यों लिख रहे हैं, इसका कारण है। P डेल्टा V को क्या लिखा जा सकता है, NR क्या लिखा जा सकता है, NR डेल्टा T। ठीक है अच्छे। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं NCP डेल्टा T NCV डेल्टा T प्लस क्या आ जाएगा बताओ, NR। क्या यहाँ से हर जगह से कॉमन लेके कुछ कैंसिल किया जा सकता है, डेल्टा T से डेल्टा T, N से N, क्या आ जाएगा अच्छे बताना, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, और अगर इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, जो कि क्या होता है, मेयर्स फॉर्मूला होता है। समझे अच्छे।